हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगला साहब वाला जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, उसमें लगभग यह तय हो चुका है कि 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको बैंकों ने लागू ही नहीं किया, और लागू होना दिखाने के लिए कुछ ऐसा काम किया जिसे आप 35/1 के अमेंडमेंट का साथ में नहीं जोड़ सकते हो, यानी सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1। अब सवाल सिर्फ यही रह जाता है कि क्या 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, ये लागू हुआ या नहीं हुआ। और बात यही निकल कर आती है, ये नहीं लागू हुआ। हाँ, सीनियर एडवोकेट मेहता साहब ने कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल दो बेस सेटलमेंट के बीच में खास समय के लिए उसकी एवरेज पे निकालने के लिए हुआ था, जो गलत था, एक तरह से झूठ था वो। इसी पर हम आज प्रकाश डालेंगे। हम इसी पर बनाते रहेंगे जब तक ये हो नहीं जाता है। समरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड रेगुलेशन 35.1 कोर सबमिशन। द केस शुड बी कन्फाइंड टू वन क्वेश्चन ओनली। आपका जो केस है केवल और केवल एक प्रश्न तक सीमित हो जाता है। वो प्रश्न क्या है? हैज रेगुलेशन 35.1 और VPR 995 एज अमेंडेड 2003 बीन इम्प्लीमेंटेड। सारी बात इसमें कह दी गई। रेगुलेशन 35.1 किसका? VPR 1995 का, जो 2003 में अमेंड हुआ था। क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया? नो। वह यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डोंट डिपेंड ऑन सीरियल नंबर 2। अब ये कहते हैं कि चलो आप ये मान लेते हो कि सीरियल नंबर 2 था, वो कंप्यूटेशन और रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन के लिए है, लेकिन ये बताने से ही काम नहीं चलेगा। एक्चुअली में जो आपका 35/1 है उसमें जो ऑब्लिगेशन है स्टैट्यूटरी बॉडीज का, उसका है इम्प्लीमेंटेशन, यानी रिलीफ जब मिलेगा जब इम्प्लीमेंटेशन होगा। सिंपली रिजेक्ट करने से आपका उसमें जो अधिकार है वो खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट, डोंट डिपेंड ऑन सीरियल नंबर 2 इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड दैट सीरियल नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1 रिलेट्स टू कंप्यूटेशन रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन एंड नॉट टू पीरियोडिक अपडेशन दैट डज नॉट डिस्पोज ऑफ द इश्यू। इससे ही डिस्पोज ऑफ इश्यू नहीं हो जाता, फिर क्या रह जाता है? द अमेंडेड रेगुलेशन 35.1 कंटिन्यूज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो 35/1 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसका सीरियल नंबर 2 जो दे रखा है इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और न सीरियल नंबर 2 से आपका रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होता है। द 2003 अमेंडमेंट इज द गवर्निंग प्रोविजन। वंस द रेगुलेशन 35/1 was amended in 2003, its amended language become part of the applicable pension regulations. Therefore, the obligation is to give effect to the amended regulation, not to ignore it because of a dispute concerning Appendix 1. That is not a demand for a new benefit. अब दूसरी बात यह निकल कर आती है, क्या पेंशनर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई नई डिमांड रख रहे हैं? नो, कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था। जब 2008 में पहली बार जो केस हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही थी। द pensioners are not asking the court to create a new entitlement. They are asking only for implementation of an existing regulation as amended by the competent authority in 2003. No fresh amendment or new contractual obligation is being claimed. हमारे कोर्ट में ना तो कोई अमेंडमेंट मांग रहे हैं ये, ना कोई सेटलमेंट मांग रहे हैं, और ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मांग रहे हैं। जैसे ये कहते हैं कि इनका निगोशिएशन होगा, ये उसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। हमारा रेगुलेशन ऑलरेडी है एंड द रेगुलेशन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। नॉन इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट डिफीट द रेगुलेशन। अब मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं, और 2003 के बाद किया नहीं, इन्होंने 23 साल निकाल दिए, तो क्या रेगुलेशन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया? कभी खत्म नहीं होगा। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक इसका इफेक्ट खत्म नहीं हो सकता है। केवल और केवल इम्प्लीमेंट करने के बाद ही रेमेडी मिलेगी और इसका इफेक्ट जो है लागू होगा। इफ द अमेंडेड रेगुलेशन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन एंड द ऑब्लिगेशन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, द रेमेडी इज इम्प्लीमेंटेशन, नॉट रिजेक्शन ऑफ द रेगुलेशन, एंड
an administrative practice or failure to act cannot nullify an operative statutory regulation. The bench observation supports this approach. और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन बेंच ने दिया था. क्या कहा था? द बेंच ऑफ सबस्टेंस वॉच इफ एन अमाउंट इन पेबल इज पे अंडर द रेगुलेशन and has not been paid, it has to be paid according to the regulation. Therefore, the recent question is not whether the pensioners can establish a new right through serial number 2. अब सवाल ये नहीं है कि क्या सीरियल नंबर 2 के माध्यम से पेंशनर कोई नया क्लेम क्रिएट कर सकते हैं. नो, वो सिर्फ ये बताना है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, मिसगाइडिंग है. लेकिन ये बताने के बावजूद भी 35/1 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही वैलिड है, उसको लागू करना है. उसके बाद है आपका द क्वेश्चन इज सिंपल whether the 2003 amended regulation has been implemented, not have been implemented. Narrow prayer है. Accordingly the submission should be even if serial number 2 appendix 1 is held to concern refixation or computation rather than periodic updation. Regulation 35(1) as amended in 2003 remains operative. मतलब सीरियल नंबर 2 है जो अपेंडिक्स 1 का, उसके बारे में सारा कुछ क्लियर हो जाने के बावजूद भी वो क्लियर होने से अपडेशन नहीं होता है. अपडेशन तो इनहेरेंट है आपके रेगुलेशन 35(1) में, वो हमेशा ऑपरेटिव रहेगा. द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू गिव फुल इफेक्ट टू द amended regulation and determine and pay the consequential pensionary benefit in accordance with that. बस सीधा सीधा और उसके अनुसार आप उनको पेमेंट करें. दोस्तों, इसमें बड़ा ही साफ सुथरा बताया गया है. एक तो जो सीनियर एडवोकेट मेहता साहब ने बोला कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और सीरियल नंबर 2 जो अपेंडिक्स का था बता रहे थे कि 2 बेस सेटलमेंट, 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक, और कुछ अफसरों के लिए बताया था मई से लेकर जुलाई तक 93-94 का, बस उसके लिए था. तो यदि उसके लिए था तो उसी के लिए क्यों था? तो आगे भी होना चाहिए. जब जब बेस सेटलमेंट आएंगे वो कंडीशन खड़ी होगी. उससे पहले भी होना चाहिए था 1/11/1987 से लेकर के, और 1/9/1928 वो भी नहीं था. केवल इसकी लैंग्वेज शुरू में डाली गई कि फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, लेकिन बाद में जो ऑपरेटिव पार्ट था, ऑपरेटिव मैकेनिज्म थी, वो था रेगुलेशन 38 और रेगुलेशन 35 से संबंधित था. हालांकि वो उससे संबंधित ही नहीं, 35(1) से जो अमेंडमेंट रेगुलेशन था. अब ये बातें सारी समझ में आ गई हैं और मैं सेवल बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये भूल नहीं जाए कोर्ट में. कोर्ट में सिर्फ ये कहना है कि जो सीरियल नंबर 2 है वो अपडेशन का पार्ट नहीं है. जब अपडेशन का पार्ट नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, इन्हें अपडेशन किया ही नहीं है, तो वी नीड अपडेशन. और जो इनका ऑब्लिगेशन क्या है? अपडेशन. रिलीफ किससे मिलेगा? अपडेशन एज पर दिस. और वैसे भी अपडेशन देखा जाए तो 4 प्रकार से हमारा अपडेशन है. एक तो हिस्टोरिकली, क्योंकि हमको शुरू में आपको ग्रेचुटी और CPF मिला था, वही RBI को मिला था. RBI ने CPF बदले पेंशन ले लिया, उनका अपडेशन हो गया. हमने CPF बदले पेंशन ले, हमारा अपडेशन होना चाहिए. स्मॉल कमेटी की जो रिपोर्ट मीटिंग हुई थी, इनमें सहमति बनी थी कि RBI पैटर्न पर अपडेशन किया जाएगा. तो RBI का हो चुका, हमारा भी कर दो. और चौथा है आपका रेगुलेशन 56. वो बताते हैं कि हमारा जब भी कोई डाउट होगा, यानी अपडेशन का ये 35(1) होता भी नहीं, तब भी रेगुलेशन 56 का इंटरप्रेट करने के बाद हमें अपडेशन बनता था, क्योंकि हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो CCS रूल्स 1972 पर आधारित हैं. और 1972 में कहीं भी अपडेशन नहीं दे रखा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं दे रखा है, इम्प्लाइड है. इम्प्लाइड था इसलिए CPC की रिपोर्ट में आता था. लेकिन 1921 और 23 में अमेंडमेंट हुआ, रेगुलेशन 66 में ये दिया गया पेंशन अपडेशन और रिवीजन ऑफ द सेंटर कर्मचारियों का ये होगा, ये वहाँ दिया गया है. तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें आपके सामने जो आ रही हैं, अब मुझे लगता है कि सभी आपके पास पहुँच चुकी हैं, और भी हम बनाते रहेंगे. मैं यहीं ख़त्म करूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.